हेलो गाइस। आज से हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACCA FA कह लो, आप लोग इसको कह लो F3। तो इसकी वन शॉट जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पहले F1 यानी कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी भी पूरी कर ली है, BT जिसको आप कहते हो, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो भी हम लोग पूरी कर चुके हैं। आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग वो भी करना चाहते हो तो वहाँ से भी वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट का मेन पर्पस ये होता है कि आप लोग रिवीजन के पर्पस से देखो, ठीक है। ये मत सोचना कि आप लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ये और सीधा वन शॉट देखिए और अपना पेपर देने चले गए, ठीक है। ऐसे मत करना। पहले आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वरना आप लोग लेक्चर्स जिसके भी देखना चाहो देख सकते हो। बाकी हमारा मेन मोटिव जो है वो ये रहने वाला है कि फटाफट से आपको रिवीजन करा दे, ताकि आपका पेपर जो है वो दे सको और आगे अच्छे से बढ़ सको भाई, अच्छे नंबर से पास हो सको फटाफट से, कम टाइम में ज़्यादा आपको नॉलेज वापस से मिल सके, या फिर आपको वापस से रिवाइज करनी हो कोई चीज़ तो वो समझ में आ सके, ठीक है। तो कैप्लन बुक से कराएंगे हम लोग वन शॉट। जो पॉकेट नोट्स हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं कैप्लन के हिसाब से। पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक आपका स्किल लेवल में जो है, यानी कि जो आपका सेकंड लेवल होता है उसमें एक पूरा सब्जेक्ट होता है। तो पहले ही चैप्टर में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंट्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। ओके, सो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 गाइस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर ये ओवरव्यू में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो तो हमें फटाफट से रिवीजन करना है। मेरा मेन पर्पस रहेगा कि फटाफट से आप लोगों को करा दो, ठीक है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो आप जाके देख सकते हो भाई, कि किसका मेन क्या क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन अच्छे से अगर आपको देखनी हो तो। बाकी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजर्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, PNL, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे बैलेंस शीट पे PNL, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें बनाते हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं, मतलब अगर हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं, बैलेंस शीट, PNL, तो इस सब का यूज़ कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करो तो कस्टमर, इन्वेस्टमर इन्वेस्टर सॉरी। तो कस्टमर्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों की कंपनी है, कोई आपसे सामान खरीदना चाह रहा है, तो कस्टमर ये मान सकते हैं ना कि इनके भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, इनके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, क्या ये रिटर्न दे पा रही हैं या फिर नहीं। ये इन्वेस्टर देखेंगे, कस्टमर देखेंगे कि भाई हमें यहाँ से सामान खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सप्लायर्स, अब सप्लायर जो होते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हो, अगर वो सामान आप खरीद रहे हो तो वो भी देखेंगे कि हाँ ये मेरे से सामान तो खरीद रहे हैं, क्या ये वापस मेरे को पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। सेम चीज़ लेंडर्स भी सोचते हैं, जो आपको पैसा देते हैं उधार के लिए, कि मैं इस कंपनी को पैसा तो दे देता हूँ, क्या ये कंपनी मेरा लोन जो है या जो भी मेरे से पैसे वैसे ले रहे हैं वो रीपे कर पाएगी या फिर नहीं। गवर्नमेंट टैक्स के पर्पज से देखती है कि आप लोग टैक्स पे कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, या फिर जितना भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ रखा है उसी के बेसिस पे आप लोग टैक्स देते हो। तो गवर्नमेंट को भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ती है। पता चला आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप शो कुछ और कर रहे हो, आप 30,000 ही कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए पहले गवर्नमेंट देखेगी कि आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनी है। कॉम्पिटिटर्स भी आपकी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर बंदे के पास अवेलेबल रहती है। तो कॉम्पिटिटर्स भी आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, फिर वो आपस में कंपेरिजन करते हैं कि मान लो ये फर्म है, ये बी फर्म है, तो ये दोनों आपस में कंपैरिजन, ए जो है वो बी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रही है कि ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसी के हिसाब से ए सोचेगी कि हाँ हमें आगे कैसे करना चाहिए। पब्लिक पब्लिक भी है भाई। देखो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो पब्लिक को भी देखना है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकती है कि हाँ हमें देखना है कि आप जाके देखो कि टाटा की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। जाओ गूगल पर सर्च करो और आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है कि अगर किसी को भी कोई भी चीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है तो वो देख सकता है। आगे एम्प्लॉयज़ भाई, देखो जहाँ जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम देखें तो भाई कि हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी अच्छी होगी वहीं पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं। या फिर पता चले ये कंपनी पूरी लॉस मेकिंग है तो हमें ही नहीं फ़ायदा दे पाएंगे, तो हम बाकियों से क्या ही एक्सपेक्ट करें, ठीक है। फिर मैनेजमेंट भी वही सेम चीज़ है, जैसे एम्प्लॉयज़ सोचते हैं वैसे मैनेजमेंट भी सोचती है। मैनेजमेंट भाई वहीं पे जाएंगे ना बंदे जो जो कंपनी अच्छे से काम कर रही होगी या फिर कुछ आगे ग्रोथ दिख रही होगी। जिसकी ग्रोथ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए भी लोग काम क्यों ही करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ लोग होते हैं जो कि यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। उसके बाद बात करते हैं सोल ट्रेडर वर्सेस लिमिटेड कंपनी। सोल ट्रेडर यानी कि जो एक अकेला बंदा अपनी पूरी कंपनी कंपनी तो नहीं, एक फर्म आप मान सकते हो चलाता है, वहीं पे लिमिटेड कंपनी होती है। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस दे रखा है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो सोल ट्रेडर का अगर हम लीगल बैकग्राउंड देखें तो इसके लीगल बैकग्राउंड में देखते हैं तो लिटिल स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर अ सोल ट्रेडर्स बिजनेस। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम कंट्रोल रहता है लीगल बीगल देखा जाए तो। नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब इनको पब्लिक में कोई डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को भाई।
जो लिमिटेड कंपनी होती है उनको रिक्वायर होता है कि वो कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई करें, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर मस्ट यूजुअली बी मेड पब्लिक। तो ये सब जो डिटेल्स वगैरह होती हैं इनको पब्लिक करनी पड़ती हैं, और सोल ट्रेडर को जो है वो यूजुअली नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनियां आप ऐसा मान सकते हो जिनकी लाइबिलिटी जो होती है ना, लाइबिलिटी जो होती है वो होती है लिमिटेड। मतलब अगर इंसॉल्वेंसी वगैरह कुछ हो जाता है कि कंपनी की सब कुछ बिक गया, अब कंपनी कुछ पे करने के लायक नहीं बची है, तो उनके पास जो जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं, जो भी उन्होंने पैसे वैसे लगाए हैं, वो सब बेच सकते हो। उनके पर्सनल एसेट्स पता चले, अगर ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, और बहुत सारे बंदे, ठीक है, इन सब की कंपनी खुल रही है, और ये लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और इन पे 50 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। तो इनकी कंपनी में मान लो अभी पैसे जो हैं वो 20 या फिर 30 करोड़ तक ही पड़े हैं, जितने भी इन्होंने पैसे लगाए थे एसेट्स वैसेट्स हैं, और बाकी के जो 20 करोड़ बच रखे हैं ना, वो इनके घर की कंपनी वगैरह नहीं बेच के कर देंगे, जितने पैसे रिकवर हुए उतने ही मिल सकते हैं। ये लिमिटेड कंपनी का एक फ़ायदा भी आप मान सकते हो, ठीक है। वैसे लिमिटेड जो कम पार्टनरशिप्स होती हैं वैसा वैसी टाइप की होती है। तो लिमिटेड कंपनी होती है, और इन लोगों को जो है वो अपना सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके बाद लीगल स्टेटस की बात करें तो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सोल ट्रेडर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर मान लो ये वाली आपकी कंपनी है ए, तो या फिर ये ए की कंपनी है या फिर ए कंपनी है, एक ही बात है, ठीक है। वहीं अगर लिमिटेड कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। या मान लो ए है, ए इसको चला रहा है, ठीक है, तो कंपनी का नाम होगा बी, बी मान लो, ठीक है, कंपनी का नाम बी है और उसको ये चला रहा है, बी अलग बंदा है, बी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, ठीक है, और ए अपना अलग बंदा है, ठीक है। तो दोनों जो है अलग अलग, इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लीगल स्टेटस में ही सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और लिमिटेड कंपनी जो है वो है। ओनर की लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। जो मैंने आपको लिमिटेड लाइबिलिटी बताया कि जो इनके मेन एसेट्स हैं या फिर जो भी इन्होंने पैसा वैसा लगा रखा है, वही उतना ही रिकवर कर सकते हो लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मान लो इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है, मतलब इसको 50 करोड़ पैसे पे करने हैं, तो क्या होगा, मान लो कंपनी में इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ ही बच रहे हैं, तो 20 करोड़ में क्या होगा ना, इसके घर वर बेच देंगे, या फिर इस पे कुछ गोल्ड होगा या कुछ भी पड़ा होगा वो बेच के, लेकिन जैसे तैसे करके जो भी इसने डेट वगैरह ले रखा होगा उसको पे करना होगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है सोल ट्रेडर के पास, बेचारा अकेला है, तो इस पे थोड़ा सा वो तो होना ही है भाई, तो रहम तो इस पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। लिमिटेड कंपनी में फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद ऑडिट की बात करी जाए तो इसमें एनुअल ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सोल ट्रेडर के अंदर। वहीं लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो एनुअल ऑडिट की यूजुअली रिक्वायर करता है। ऑडिट मतलब ये मान लो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोग चेक करने आते हैं कि सही बनाई है या फिर नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे, तो भाई अकेला बंदा है वो क्या ही फ्रॉड कर लेगा, ठीक है। तो यूजुअली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी लिमिटेड कंपनी में चलती है क्योंकि पूरी कंपनी है, तो ये लोग फ्रॉड वगैरह भी कर सकते हैं, तभी इनका जो है ये सब पब्लिक में डिटेल्स अनाउंस भी होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट की बात करें तो ओनर जो है वही नॉर्मली मैनेज करता है बिजनेस को, ऑल्दो दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। हर बार ये केस नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस यही रहते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है वही से, जो मतलब बंदा ओनर होता है वही मैनेजमेंट में भी आ जाता है। वहीं पे यहाँ पर शेयर होल्डर जो होते हैं डू नॉट रन द कंपनी। शेयर होल्डर जो है वो अपने अंडर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी के अंदर, फिर डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात रही सोल ट्रेडर और लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब फटाफट से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? ओके, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की पहले हम देखते हैं नीड क्या है और उसके बाद रूल्स क्या है, ठीक है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नीड क्या पड़ी? रेगुलेशन जो है वो इंश्योर करता है दैट अकाउंट्स आर सफिशिएंटली रिलायबल एंड यूजफुल एंड प्रिपेयर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले। इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इसीलिए लाया गया कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो भी हम अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, वो रिलायबल है, मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो यूज़फुल हैं, हमारे किसी काम की है, और वो प्रिपेयर की गई है विदाउट किसी डिले के। मान लो कि यहाँ पर आपकी अकाउंट्स वगैरह बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो ये फटाफट से टाइमली वाइमली बन रही है, रिलायबल है, इस पर भरोसा कर सकते हो, सब कुछ सही लिख रहे हो आप, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको रेगुलेशंस की नीड आई। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट वही हो गया कि मतलब जो भी आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, तो यहाँ पे पीएनएल वगैरह बना रहे हो, यहाँ पे आपने टैक्स लिख दिया, तो इस पे फिर आपको टैक्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो आप फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट इज द मेन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स ऑन द कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। एनुअल रिपोर्ट देखो, हर में क्या होता है ना, हर कंपनी में एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती हैं, अकाउंट बनाई जाती हैं, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे शेयर होल्डर्स के रिपोर्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स क्या होता है मेन, आप देखो हर कंपनी में जो है वो शेयर होल्डर्स ओनर नहीं रहते, लेकिन ज़्यादातर में ये भी मानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर। अब ये थोड़ी है कि आप लोग स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो क्या हो गए, हम तो शेयर होल्डर बन गए, तो हम कंपनी के मालिक बन गए, वो नहीं होता। जिनकी ज़्यादातर इक्विटी होती है वो लोग होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अपने अंडर शेयर
शेयर होल्डर जो हैं वो डायरेक्टर रख लेते हैं अपने अंडर, फिर वही लोग सारा जो है कंपनी का काम करते हैं। तो यहीं पे ये बता रहे हैं, तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, मान लो डायरेक्टर के अंडर भी मैनेजर्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो इन सबको बाद में जाके शेयर होल्डर्स को जो है रिपोर्ट करना है कि उनके अकाउंट्स वगैरह कैसे चल रहा है। बाकी स्टॉक मार्केट्स रिलाई ऑन द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंपनी। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग खेलते होगे, बहुत सारे अपने पास ऐप वैप भी हैं, तो उसमें आप जो भी होता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लोग डिपेंड करते हैं कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड रेशियो क्या है, ठीक है। रेशियोज वेशियोज भी बहुत सारी चेक करते हैं लोग कि हम इसमें स्टॉक में पैसा डालें या फिर नहीं डालें, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स प्रेफर इन्फॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन सिमिलर एंड कंपेरेबल वे नो मैटर वेयर द कंपनी इज बेस्ड। तो वो चाहते हैं कि भाई मान लो ऑस्ट्रेलिया वाले भी इन्वेस्टर ये चाहते हैं और इंडिया वाले भी, कि उन पे जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए वैसे इंडिया में भी बने, ताकि अगर वो फटाफट से आसानी से कंपेयर कर सके एक कंपनी को दूसरी कंपनी के बीच में। तो ये सब चीज़ों के लिए ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ गई। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रोल क्या है आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स का। आईएफआर पहले तो हमने ये पढ़ा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इसकी हमें नीड क्या पड़ गई रेगुलेशन करने की, क्योंकि हमें रेगुलेट करना पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड का क्या रोल है ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। तो आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स एम टू हार्मोनाइज एज फार एज पॉसिबल डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बेसिकली आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि मतलब हर एक कंट्री जो है ना वो आपस में ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करे कि अगर मान लो ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री है, तो अगर सारी कंट्रीज आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, पीएनएल वगैरह बनाए, और फिर मान लो ए ने भी यही बनाई है, बी ने भी ऐसी यही स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, सी ने भी और डी ने भी, चारों देश जो हैं उन्होंने एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है, तो उन लोगों को क्या होगा, देखो एक तो सबसे पहली बात, सब लोग एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सबकी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहोगे तो वो इजीली कर सकते हो कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इसकी कैसी है, इसकी कंपनी की कैसी है और इसकी कैसी है, ठीक है। आप बेसिकली बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर आपको किसी बाहर देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा हमारी कंपनी जो है वो इतना कर रही है और ये इसकी कंपनी इतना कर रही है, तो मेरे को शायद इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये भी सोच सकते हो। तो आईएफआरएस स्टैंडर्ड बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं कि सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो एक ही चीज़ अपनाएँ और उसी के साथ जो है वो हार्मोनाइज़ेशन आता है, ठीक है। उसके बाद दे डोंट हैव द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब इनके पास कोई फोर्स ऑफ लॉ है। ये नहीं है कि कोई कानून है कि भाई हाँ, जैसे मान लो हम इंडिया में रह लें, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं भी रहते हो, तो हम जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है कि तुम्हें आईएफआरएस फॉलो करना ही करना है। यहाँ पे इंडियन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। लेकिन हाँ, जो एमएनसीज़ वगैरह होती हैं वो लोग जो है आईएफआरएस को फॉलो करती हैं, जिससे ये होता है कि हार्मोनाइज़ेशन आता है। जैसे कि हमारे इंडिया में मान लो अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं आईएफआरएस से, अमेरिका में तो वैसे यूएस गैप वगैरह सब चलता है। मान के चलो यूके में जो है वो आईएफआरएस ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये वाली स्टेटमेंट भी समझ में आ रही है, मेरे को यूके की स्टेटमेंट भी समझ में आ रही है, यहीं पे एसीसी का रोल भी आ जाता है, समझ रहे हो। इसके बाद मैनी कंट्रीज हैव चेंज एंड अडॉप्टेड देयर नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू कंप्लाई विद और बी कंसिस्टेंट विद। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उसमें उन्होंने आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को अपनाया भी है। इंडिया भी धीरे धीरे आईएफआरएस के बारे में पढ़ाई करवा रहे हैं। अब तो जो सीए का एग्जाम होता है उसमें भी थोड़े आईएफआरएस का होता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। उसके बाद कंपनीज whose shares are traded on the stock markets are often required to issue financial statement that comply with। तो जो भी कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट के साथ मतलब अंदर है ना, जो लिस्टेड हो जाती हैं वो ट्रेड करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, ताकि अगर कोई बाहर का बंदा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो आपकी ये स्टैंडर्ड्स को या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देख के समझ सके, ओके। तो इसके बाद जो एक थोड़ा सा आईएफआरएस फाउंडेशन हो जाता है। ये जो आईएफआरएस फाउंडेशन है ये सुपरवाइजरी बोर्ड है आईएएसबी का। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से आप समझ सकते हो। बाकी फिलहाल इतना जो ऊपर वाले टॉपिक में था वो इतना ही था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टेबल बना रखा है, ये आईएफआरएस फाउंडेशन। ये जो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके ऊपर एक आईएफआरएस फाउंडेशन होता है। ये जो आईएफआरएस फाउंडेशन है सब लोगों को सुपरवाइज करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरवाइजरी बॉडी है आईएएसबी की। ये देख रेख करेगा कि हाँ कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नेंस एंड फंडिंग के बारे में कि कितनी फंडिंग चाहिए कितनी नहीं चाहिए, गवर्नेंस कैसी करनी है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलप करने में, इशू करने में नए स्टैंडर्ड्स वगैरह। ये लोग लाता है भाई। आगे आ जाके आप पढ़ोगे IS 16, IS 36, IS 40, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि आप आगे एफआर वगैरह में पढ़ोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले सब्जेक्ट्स में। और ये सब जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाती है ये वाले बोर्ड, ठीक है।
इसके बाद IFRS आईसी इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये जो करती है इशू रैपिड गाइडेंस वेयर देयर आर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। मतलब मान लो इन लोगों ने कोई जैसे मान लो कि आईएएस है, कोई भी मान लो, ठीक है, जैसे IAS 16 है, या आप आगे जाके पढ़ोगे, जो भी कोई भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अब मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इंटरप्रिटेशन कंपनी उसको इंटरप्रेट करेगी और बताएगी कि हाँ ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे अप्लाई करते हैं। एडवाइजरी कंपनी जो है वो एडवाइस करती है जो भी डेवलप करते हैं न्यू स्टैंडर्ड्स उसके रिलेटेड। इसके बाद एक नया जो है एक और IFRS आया है, जो कि है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि फॉर्म किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। मतलब मान लो अब कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो उनको ये भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अगर हम इतना काम करेंगे तो इसमें इन्वायरमेंट पे ऐसे इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर हमारी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा, या फिर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मतलब सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर आपको देने हैं। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो नए नए आए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी शॉर्ट में समझोगे तो बस यही है कि आपको सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर जो है वो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स आते हैं। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IFRS फाउंडेशन क्या क्या है, तो उसका IFRS फाउंडेशन आपको याद है ना, मैं ये पढ़ा था, ये रहा फाउंडेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? डेवलप इन द पब्लिक इंटरेस्ट अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एक हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को जो है वो करा जाए, जिसके हिसाब से अगर देखो अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे तो सभी लोग फॉलो करेंगे ना। अब आपको कोई बता रहा है कि यार ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड चल ही नहीं रहा है, तो फिर वो स्टैंडर्ड बनाने का फ़ायदा ही क्या हो, है ना। तो प्रमोट द यूज़ एंड रिगोरस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद जो आपने पूरा स्टैंडर्ड बना लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आप लोग बताओगे, ये फाउंडेशन करता है। ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वही है, नेशनल और इंटरनेशनल को दोनों को कन्वर्ज कर देता है, दोनों को मिला देता है, फिर उसके हिसाब से आप लोग बनाते हो। इसके बाद प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ IFRS के डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या क्या है, तो सबसे पहले जो है एक हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो आइडेंटिफाई करता है एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मान लो कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। अब मान लो मैंने अपना PPE खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी फिक्स्ड एसेट वगैरह हो गया, उसको मैंने खरीद लिया। अब मेरे को जानना है कि मैं उसको अपनी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कैसे कर सकूं। तो पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है जो IASB है कि वो हमारा अकाउंटिंग क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर उसके हिसाब से न्यू स्टैंडर्ड बनाएगा, उसको रिवाइज करेगा। जैसे मान लो पहले कोई स्टैंडर्ड बना रखा है और PPE इससे रिलेटेड ही है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इससे रिलेटेड है, तो मैं देखूंगा अच्छा इसमें थोड़ा सा बदलाव करके मैं या फिर ये वाला स्टैंडर्ड चेंज कर दूं, या फिर मैं कोई एक नया स्टैंडर्ड ले आता हूं जो कि इस मेन प्रॉब्लम के बारे में काम करेगा। ऐसे ही आपका धीरे-धीरे काम चलता है। देखो, एक ही बारी में मैं ये एज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है, तो अभी आप रिवीजन के पर्पज़ से देखोगे तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी वरना आप थोड़ा-सा रिवाइंड करके देख सकते हो। मेरे को पता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, बट यही तो पर्पज़ है यार कि आप फटाफट से नोटिस करो और देखो कि क्या-क्या चल रहा है। उसके बाद IASB देन अपॉइंट्स एंड एडवाइज़री ग्रुप। फिर उसके बाद जो IASB है, ये IASB आप जान लो, अकाउंटेंट स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो है एक एडवाइज़री काउंसिल उसके बाद इश्यू करते हैं। वो क्या कर लेते हैं, एडवाइस करते हैं प्रोजेक्ट में कि क्या-क्या जो भी आप स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रहे हो, तो उसमें एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। फिर उसके बाद एक डिस्कशन डॉक्यूमेंट बनता है, प्रिपेयर किया जाता है, जो कि पब्लिक कमेंट मतलब मान लो इन लोगों ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, तो उसके बाद एक डिस्कशन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है पब्लिक कमेंट के लिए। मतलब आपस में लोग वो आएँगे, वो बताएँगे कि हाँ, ठीक है, तुम्हारे स्टैंडर्ड में ये था, तो हमें ये गलती लग रही है, या फिर चलो बहुत सही है, ठीक है। इसके बाद एक ये जो है वो पब्लिक कमेंट के लिए डिस्कशन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद बाद में एक्सपोज़र ड्राफ्ट है, वो पब्लिक को पब्लिश कर दिया जाता है कि यहाँ पे हमने ये बना लिया, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत वो गलतियाँ हैं, चलो अच्छा अब ये पूरा बन गया एक्सपोज़र ड्राफ्ट, अब ये पब्लिक को इश्यू कर दो, और वो उन पे बताएँगे कि हाँ ठीक है, ये सही है या फिर नहीं है। इसके बाद जो है वही अपने कमेंट्स वगैरह आते हैं, IASB जो भी मतलब अपने स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं, फिर उस पे कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फिर IASB जो है वो सेट आउट द कॉन्सेप्ट दैट का अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद जो है अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह लागू कर दिए, उसके बाद जो है IASB उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो है वो मतलब जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी ना, फिर उसके बाद वो एक्सटर्नल यूजेस के लिए यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो जाती है, जो हमने पढ़ रखे थे। अपने लेंडर्स वगैरह लोग जो हैं, सप्लायर्स वगैरह, उनके लिए अवेलेबल करा देते हैं, स्टैंडर्ड वगैरह आ गए, ठीक है।
फ्रेमवर्क जो है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, समझ लो ये बात। फ्रेमवर्क अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। नथिंग इन द फ्रेमवर्क कैन ओवरराइड स्पेसिफिक आईएएस और मतलब जो भी फ्रेमवर्क में लिखा है वो ये नहीं है कि अगर मान लो ये स्टैंडर्ड आपका कुछ ये कह रहा है कि मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप लोग आगे पढ़ रखोगे IAS 2 इन्वेंट्री वगैरह, ठीक है। तो अगर वो कहता है कोर्स और NRV जो है उससे उसमें लोअर पे लिखना होता है। तो फ्रेमवर्क ये नहीं है कि कोई वो स्टैंडर्ड बता रहा है, उसके बाद ये नहीं है कि जो फ्रेमवर्क कहेगा आपको वो मानना है, जो स्टैंडर्ड्स कहेगा वो मानना है आपको, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, फाइनेंशियल पोजीशन बताना है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आप कह सकते हो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो, जो कि आप बैलेंस शीट भी कह लेते हो आप लोग, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि PNL वगैरह से आती है, PNL अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसके बाद चेंजेस इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज़ यूजफुल टू अवॉइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी है मतलब बीच बीच में आप डिसीजन वगैरह बदल रहे हो तो वो सबको भी चेंज वेंज कर रहे हो, तो वो सब भी आपको दिखाना होता है। ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके बाद जो है हमारे थोड़े एजम्पशंस आ जाते हैं फ्रेमवर्क के अंदर की क्या क्या एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो गोइंग कंसर्न है, और ये मेरे ख्याल से एक ही एग्जामिशन दे रखा है, यस। तो गोइंग कंसर्न बेसिस होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कंपनी खोल लिया है तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये बहुत अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाली है, या फिर हम जल्दी से बंद नहीं करने वाले, ये एजम्पशन लगा के चलते हैं। मैंने आज अपनी कंपनी खोली, ठीक है, तो मैं ये नहीं सोच के चल रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को आगे जाके बंद कर देनी है। ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा, ये फोर्सिबल फ्यूचर तक, ठीक है। तो ये होता है गोइंग कंसर्न का बेसिस, जो कि हम मान के चलते हैं कि हर कंपनी लागू करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी खोल रही है ये थोड़े 2-3 महीने के लिए खोल देगी, बाकी थोड़ा लंबे टाइम के लिए करेगी ना, तो इसको गोइंग कंसर्न कहते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। ये सब चीज़ होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट, देखो डेफिनेशन, MCQs ये सब पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एसेट क्या होता है, एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट, ठीक है, जो कि कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जो कि एक पुराने पास्ट इवेंट से जो है वो कुछ चीज़ आ रही है हमारे पास, जो कि प्रेजेंट का इकोनॉमिक रिसोर्स है, जो कि कंट्रोल किया जाता है एंटिटी के द्वारा। कोई मेरे पास चीज़ पड़ी है, ये मैंने पहले खरीदी होगी, इसका मतलब ये पास्ट इवेंट हो गया। और ये मेरे पास अभी भी पड़ी है, इसका मतलब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स मेरे पास पड़ी है, तो मेरे पास इसका कंट्रोल है, मैं खरीदूँ, बेचूँ या फिर इसका यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास एसेट। और इसके बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स था। ऑब्लिगेशन मतलब मेरे को पे करना है किसी को, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी एंटिटी की, डू ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि पैसा वैसा देना होगा, या फिर कुछ भी इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब पैसे ही मान के चल सकते हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब पास्ट में आपने कोई चीज़ खरीदी होगी, अब आज आपको उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद इक्विटी, इक्विटी जो होता है वो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स। ये जो है वो नॉर्मल आप कह सकते हो टोटल एसेट्स जो होते हैं हमारे से बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ऐसे बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे पहले के ज़माने में। तो एसेट्स मान लो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं, ये सारे टोटल एसेट्स हो गए, यहाँ पे लिख दिया टोटल एसेट्स, ये होती हैं टोटल लाइबिलिटी। ये यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी आता था, करेंट लाइबिलिटी आता था, तो ये टोटल एसेट्स। इसमें से अगर मैं करेंट लाइबिलिटी नॉन हाँ जी करेंट लाइबिलिटी हटा दूंगा, फिर बाकी का पोर्शन बचेगा वो मेरा इक्विटी के अंदर आ जाता है। ये बता रहा है इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी बच गई, अब ये थोड़ा सा पैसा बचेगा मेरे, जो कि मेरा खुद का पैसा होगा। मेरे पास 1,20,000 रुपये एसेट्स पड़े थे, और मान लो मेरे को बाहर वाले जितने भी लोग थे उनको 1,00,000 रुपये पे करना था। इसके बाद 20,000 रुपये मेरा बच गया, ये मेरे इक्विटी है। ये जो मैंने आपको बताया नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये अलग बात हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है इनकम और एक्सपेंस बच जाते हैं, तो इनकम और एक्सपेंस थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए तो ये जो है मैंने एसेट लायबिलिटी इक्विटी, ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर काम आते हैं, यानी कि बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर इनकम और एक्सपेंस आते हैं। इनकम का मतलब या तो हमारा एसेट बढ़े या तो हमारी लायबिलिटी कम हो, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। या फिर देखो अगर हमारा एसेट जो इनकम आएगी तो इनकम से क्या होगा, हमारी इक्विटी बढ़ेगी, या फिर अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम। एक्सपेंसेस वहीं, या फिर हमारा एसेट कम होगा या फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। ओके, बहुत बेसिक है, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन के बाद बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला होता है फंडामेंटल, और एक होता है एनहेंसिंग। फंडामेंटल के अंदर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलिवेंस।
देखो आपको याद रखना, आपसे पूछेंगे फंडामेंटल के अंदर क्या आता है और इनहेंसिंग में आता है। तो फंडामेंटल में दो आते हैं, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंट। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो भी आप चीज़ सही दिखा रहे हो ना, मतलब उसमें फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। और मान लो कि मेरे डेटा जो हैं वो 1 लाख के हैं, तो मैं 1 लाख ही दिखा रहा हूँ, ये नहीं हो 10 लाख के डेटा दिखा रहा हूँ। ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा, जो भी होगा सच्चाई दिखाऊंगा, झूठ झूठ नहीं बोलूंगा। रेलेवेंट होनी चाहिए भाई। आप लोग कंपनी जो है वो काम करती है फर्नीचर वगैरह का काम। आप लोग दिखा रहे हो आज हमने इतने चिप्स खरीदे, आज हमने इतना का ये चीज़ खरीदी, लेकिन फर्नीचर का कुछ दिखाई नहीं है, तो रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी। और इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक में कंपेरेबिलिटी, मतलब आप उस चीज़ को कंपेयर कर सको, वेरीफाई कर सको। टाइमली मतलब मेरे को आज चाहिए, ठीक है, 2024 के दिसंबर में चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को दे कब रहे हैं 2025 के मार्च में। कोई टाइम ही नहीं है भाई, तो मेरे लिए वो ज़रूर नहीं रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी मैं बना रहा हूँ उस चीज़ में मेरे को अंडरस्टैंड होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, मैं इसमें लिख ही क्या रहा हूँ भाई, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ ऐसी टर्म ही नहीं होती, कुछ भी लिखा जा रहा हूँ। वेरीफाइबिलिटी, अगर मान लो मेरी इन्वेंट्री जो है उसमें लिखा है कि मेरे पास 500 यूनिट इन्वेंट्री पड़ी है, तो अगर मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि हाँ, मतलब फिजिकल मैंने जाके देखा गया है कि वेयर हाउस वगैरह में 500 इन्वेंट्री पड़ी है या फिर नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं अभी नहीं। वो कंपेयर मतलब पिछले साल से या फिर अपनी इसी से, जब मान लो 2023 और 2024 इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया कि इन दोनों को मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सब इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक हो गए। यहीं पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पढ़ सकते हो। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एक्रूवल। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक्रूवल्स का मतलब क्या होगा, जो भी आपने पहले से ही मतलब करा गया, दिस मीन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यूज आर अर्न्ड। मतलब ये है कि आपको मान लो आप लोगों ने सेल्स कर दी, ठीक है, आज आप लोगों ने सेल करी और आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिला, लेकिन आपको ये तो पता है ना पैसा मिलेगा आने वाले टाइम में, तो वो एक्रूवल हो गया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज इफ द बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो उसके ओनर्स हैं वो अलग हैं, तो ये उस हिसाब से ट्रांजेक्शन करेगा। अगर बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो बिजनेस के हिसाब से करेगा। मान लो बिज़नेस में पैसा आ रहा है तो बिज़नेस में लिखोगा कैश, और जिससे भी आ रहा है, ठीक है, उसके द्वारा लिखिएगा। अगर इसको मिल रहा है पैसा तो वो उसके हिसाब से एंट्री करेगा। तो बिज़नेस अलग है और अपना जो ओनर है वो सब अलग है, ठीक है। कंसिस्टेंसी यही है कि जो भी मतलब आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो वो भी करो। जैसे डिप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, स्टेट मेथड, ठीक है। तो अगर आप पहले भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते आ रहे हो तो इसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करो। यही कहते हैं कि जो भी चीज़ आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी बना के, ये नहीं स्ट्रेट लाइन पहले फॉलो करो डिप्रिसिएशन में अब रिटर्न डाउन करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं रहती। कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में और आगे भी। गोइंग कंसर्न जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, कंपनी अगर अभी बनाई है तो आगे भी चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि अभी से ही बंद हो जाए। मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि अगर जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोग आप डिस्क्लोज कर रहे हो या फिर नहीं। अब मान लो डेटर जो हैं वो मेरे थे 500 रुपये के, ओके, और मेरे जो क्रेडिटर्स वगैरह थे वो थे मेरे 5 लाख रुपए के, लेकिन मैंने 5 लाख को क्या करा, 5 के बना दिया, 5,000 बना दिया। मैंने इसको 5,000 में दिखा दिया या फिर मैंने इसको दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी ही करनी है। ये नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट है और आप उसको दिखा ही नहीं रहे। मटेरियलिटी वो भी कह सकते हो कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहा है बंदा, उसका उससे ध्यान भटक जाए। मान लो मैं आपके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मेरे को दिखा रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत आराम से मज़े से देख रहा हूँ, चलो ठीक है, ओके नाइस। लेकिन मेरी नज़र पड़ी, ओह ये क्या चीज़ है भाई, तो मैंने फटाफट इसको देखा, अरे ये चीज़ तो भाई इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, और इससे मेरा डिसीजन बदल गया। अभी तक कंपनी बहुत सही लग रही थी, लेकिन जैसे मैंने ये अमाउंट देखा मेरे को कंपनी बेकार लग रही है। ऐसे अगर मेरा फटाफट से कोई डिसीजन बदल दे, वो भी चीज़ मेरे लिए मटेरियल होती है, ओके। इसके बाद प्रूडेंट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपका कोई लॉस होने वाला है तो उसको फटाफट से अभी से रिकॉग्नाइज कर दो, ये नहीं कि बाद में रुकते रहो कि कब लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट है तो उसको अभी रिकॉग्नाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगा तो लिखी जाएगी, वरना भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ मत करो। यही है, लॉस होगा घाटा होगा तो लिखो, वरना नहीं लिखो, कोई बात नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब ये है कि आपको जो है इकोनॉमिक फॉर्म में दिखाना चाहिए, ये नहीं लीगल फॉर्म में। जैसे कि आपका एक होता है प्रेफरेंस शेयर वगैरह होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वैसे ये होते हैं, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। जो रिडीमेबल होते हैं ना वो आगे जाके हमें उसको वापस से पैसा देना पड़ता है, तो ये एक टाइप से हमारा लोन माना जाता है, लेकिन हम इसको इक्विटी में लिख देते हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है बाद में आपको डिस्क्लोज भी करना है कि हाँ ये एक टाइप का लोन है। अब मैं आपको ये बताऊँ, रिडीमेबल और इरिडीमेबल का मतलब ये होगा कि बाद में इरिडीमेबल जो होते हैं वो हमारे एक टाइप से इक्विटी हो जाते हैं, कि जैसे हम इक्विटी हमारा पैसा ही है, ठीक है। लेकिन रिडीमेबल है उनको, जैसे मैंने 50,000 रिडीमेबल में लिए, तो मेरे को आगे जाके 50,000 देने हैं, तो एक टाइप का लोन है।
लेकिन मैं बैलेंस शीट में मैं क्या दिखाता हूँ? इक्विटी की तरह से। तो ये बता रहा है कि इसको लोन की तरह से ही दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका असली जो इकोनॉमिक सब्सटेंस है वो लोन की तरह ही है, क्योंकि अभी मैंने पैसा लिया, आगे जाके मेरे को पे करना है। ओके, तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है। उसके बाद स्टीवर्डशिप द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय बिजनेस मैनेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस ओनर। जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो बिजनेस मैनेजर जो हैं वो मैनेज करते हैं, तो इसी को स्टीवर्डशिप कहते हैं। द मैनेजर्स अकाउंटेबल टू द बिजनेस ओनर। अब मान लो ये बिज़नेस ओनर्स हैं और ये बिज़नेस मैनेजर हैं। इनके जो-जो एसेट्स हैं वो ये बिज़नेस मैनेजर्स ही सँभाल रहे हैं। तो आगे जाके अगर कुछ भी इस एसेट्स को होता है तो फिर यही अकाउंटेबल होंगे कि हाँ, ये सब क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने कर दी, ओके। और इसके बाद यहीं पे इसी के साथ हमारा हाफ एन आवर में थोड़ा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर था तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, बाकी मैं ट्राई करूँगा आगे के चैप्टर फटाफट से किए जाएँ। और इसी के साथ हम वीडियो भी एंड कर देते हैं। और मेरे को पता है मैं बहुत तेज़ से बोल रहा हूँ। आप लोग 2x पे भी सुन सकते हो, थोड़ा धीरे भी सुन सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे समझ में आ रहा है। और बाकी हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी और बहुत सारी वीडियो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको F2 या फिर F1 की वीडियोज़ देखनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय।